हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सफ़र विद अनीशा पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चौथा टॉपिक है। उसके पहले 3 टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी मैंने पढ़ाया जितने भी इम्पॉर्टेंट कवि है पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया अच्छे से, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। चौथा टॉपिक है हम लोग का कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग। ये मेरा टॉपिक है। ये सब आज हम इसी पे बात करेंगे। चलिए फिर हम पढ़ते हैं कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। जैसे उदाहरण हो गया, राम आम खाता है, सीता आम खाती है। यहाँ खाना या खाती ये क्रिया है, मतलब वहाँ पे कुछ कर रहा है, वो क्रिया कहलाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कर्ता के अनुसार क्रिया। जब क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है तो इसे कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हो गया, लड़का खेलता है, तो लड़की के हिसाब से तो खेलता हुआ। और उसके बाद दूसरा उदाहरण, लड़की खेलती है, तो लिंग के और वचन दोनों ही कर्ता के अनुसार चेंज होते हैं। और कर्म के अनुसार क्रिया देख लेते हैं। कुछ वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, यहाँ राम ने रोटी खाई कर्ता और क्रिया का एक संबंध है। राम ने आम खाया। और उसके बाद देख लेते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम का एक सिंपल सरल भाषा में समझ लेते हैं। अर्थ तत्सम का अर्थ संस्कृत होता है। जो शब्द संस्कृत भाषा के बिना किसी विशेष परिवर्तन के हिंदी में आए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब कोई परिवर्तन ना हो उसमें। जैसे तत्सम शब्द अग्नि हो गया, और हिंदी में एक नॉर्मल अर्थ जो होता है वो आग होता है, और संस्कृत में अग्नि बोलते हैं। और याद करने की ट्रिक आप देख लीजिए, तत्सम बराबर तत् प्लस सम, उसी के समान, अर्थात संस्कृत का शब्द लगभग उसी के रूप में। उसके बाद देख लेते हैं तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ सरल भाषा में हिंदी की जो भाषा होती है वो तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते समय मूल रूप में परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम देशज शब्द क्या होता है। जो शब्द देश की स्थानीय बोलियों या भाषाओं में हिंदी में आए और उनका स्रोत संस्कृत नहीं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, लोटा, झगड़ा, पगड़ी, डिब्बा, चिड़िया आदि। ये कहीं से कोई बुक में या ऐसे मतलब कहीं ये आया नहीं है। खटिया, लोटा एक नॉर्मल भाषा है जो मतलब सब यूज़ करते हैं, बोलते हैं। देशों को सिंपल भाषा में आ जाए तो देश में प्रचलित स्थानीय शब्द वो देश शब्द कहलाते हैं। फिर वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला पॉइंट देख लेते हैं, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य एक स्वतंत्र विचार हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, बच्चे खेल रहे हैं, सीता स्कूल में पढ़ती है। और सरल सिंपल भाषा में देखिए, जिस वाक्य में एक ही मुख्य बात कही जाए उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, संयुक्त वाक्य क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द जैसे लेकिन, अथवा, या आदि से जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे
राम स्कूल गया और श्याम घर पर रहा। मैं बाजार गया लेकिन दुकान बंद थी। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे सरल शब्दों में समझते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक और स्वतंत्र वाक्य आपस में जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे ट्रिक में देखिए, संयुक्त वाक्य होता है दो स्वतंत्र वाक्यों का जोड़। तीसरा पॉइंट है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। जब बारिश होगी तब हम घर जाएंगे। मैं जानता हूँ कि वह आएगा। एक प्रधान वाक्य रहेगा और एक उस पर आश्रित रहेगा। जैसे सिंपल शब्दों में समझ लेंगे, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य प्लस एक या अधिक आश्रित, यानी कि एक ही वाक्य एक से अधिक भी वाक्य आश्रित हो सकते हैं, वो मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। कई शब्दों के समूह के स्थान पर एक उपवाक्य शब्द का प्रयोग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। सिंपल भाषा में पहले वाक्यांश समझ लेंगे क्या है। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ न बताए और अपने आप में पूरा वाक्य न हो, वो वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे हो गया, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसको आस्तिक बोलते। एक वाक्य में हो उसका मीनिंग मतलब समझ में आ गया। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जो कम बोलता हो मितभाषी, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो देश से प्रेम करता हो उसे देशभक्त बोलते। एक सिंपल वाक्य में देशभक्त, जो देश से प्रेम करता हो। उसके बाद देख लेते हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर दो होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देख लेते हैं पहले हम। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करके कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। कोई उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे वीणा पत्र लिखती है, अब लिखती है, वहाँ लिखती है के सामने आप किसे या क्या, किसको, क्या, अब यहाँ इसके सामने आप पूछ सकते, क्वेश्चन कर सकते क्या लिखती है, कुछ तो लिखती होगी, वो वहाँ पे आपको जवाब मिल रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। सिंपल भाषा में कर लेते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव किसी कर्म जैसे वस्तु या व्यक्ति पर पड़े और उसे क्रिया के बाद या क्रिया से क्या और कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ से आपको जवाब मिल जाए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का कोई कर्म न हो और उसके कार्य या व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता हो। जैसे राधा सोती है, आज सोते के सामने आप क्वेश्चन मार्क करिए कि क्या सोती है, सोना तो कुछ हुआ नहीं। राधा हंसती है, क्या हंसती है, वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद देख लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों में किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया वाक्य का मुख्य अंग है, इसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे गाना, जाना, खोना, पढ़ना, लिखना आदि, ये क्रिया है। पहले क्रिया का मूल रूप देख लेते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे तू जा, तू पढ़, तू चल, तू सो, ये हिंदी के धातु हैं। जैसे जा से बनता है जाना, पढ़ से बनता है पढ़ना, चल से बनता है चलना, सो से बनता है सोना आदि क्रिया का मूल रूप या धातु है। दूसरा बोलते क्रिया का सामान्य रूप क्या है। क्रिया के मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बदल जाता है। इन्हें यौगिक धातु भी कहते हैं। जैसे जाना, खा प्लस ना, खाना आदि। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं वाच्य। पहले हम समझ लेते हैं वाच्य है क्या। वाच्य क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं।
पहला पॉइंट देख लेते हैं, कृत्यवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। सिंपल भाषा में सबने जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, वहाँ पे राम प्रधान है। दूसरा पॉइंट है कर्मवाच्य। देख लेते, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य के कर्म की प्रधानता हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है आदि। और सरल भाषा में देख लेते हैं कृत्यवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो। जैसे राम ने पत्र लिखा, यहाँ जैसे पत्र राम द्वारा लिखा गया, तो पत्र यहाँ कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बांध हो। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, वहाँ पे वो अपने भाव प्रकट करे, अपने भाव को बता रहे, इसलिए ये भाववाच्य कहलाता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, वो अपने भाव को बता रहा है, तो भाववाच्य कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इस 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा गया था। दूसरा पॉइंट है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने का आभास होता है उसे निषेध वाक्य कहते हैं। जैसे हरि आगरा नहीं गया, जहाँ नहीं शब्द नेगेटिव मीनिंग हो वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा देने का आभास होता है, जैसे खाना खाओ, जैसे कोई पिताजी कहते जाओ बाजार से ये सामान लेके आओ, तो जब कोई आज्ञा देने का आभास होता है वहाँ पे आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं चौथा पॉइंट प्रश्नवाचक वाक्य। जी तो वो हर कोई जानता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगे वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वे वाक्य जिनमें कुछ जानने की इच्छा प्रकट की जाती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम आगरा जाओगे, क्या तुम बाजार जाओगे, गेट पे देखो कौन आया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है जिससे मतलब हमको क्लियर नहीं है कि कौन है वहाँ पे, तो वो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद देखते हैं इसमें अधिबोधक वाक्य। वे वाक्य जिनसे आश्चर्य प्रकट किया जाए, जैसे होता है ना अचानक से कोई चीज़ देख लेना, डर जाना, तो आप जो बोलते जो आपकी आवाज़ आती है वो होता है विस्मय बोधक। जैसे होता है ना कि आश्चर्य हो जाना, जैसे अरे यह क्या हुआ, अरे राम चला गया। तो यहाँ पे ये अरे के बाद जो साइन बना है वो विस्मय बोधक वाक्य वो साइन है। छठवां पॉइंट है इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा को व्यक्त किया जाए, जैसे ईश्वर तुम्हें शीघ्र ही उन्नति दिला दे, या काश इस बार तुम पास हो जाते। जैसे कोई अपनी इच्छा प्रकट करता है, आज इस बार मैं पढ़ूंगा तो अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, तो ये होता है इच्छा बोधक वाक्य। उसके बाद देख लेते संदेह सूचक वाक्य। जिन वाक्य में किसी प्रकार की संदेह की भावना छिपी हो, जैसे हो सकता है कि हरि मुझे कानपुर मिल जाए, हो सकता हो, क्लियर नहीं कि वो मिलेगा, उसमें संदेह है। और शायद मैंने रुपए अलमारी में रखे हैं, वो भी एक संदेह, वो क्लियर नहीं कि मैंने रखा है कि नहीं। उसके बाद देखें 8वां पॉइंट है संकेतार्थक वाक्य। जहाँ संकेत का अभाव हो, जिन वाक्यों में किसी भाव का केवल संकेत होता है और उसके साथ कोई शर्त नहीं लगी रहती, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। और उसके बाद देख लेते हैं प्रत्यय एवं उपसर्ग। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे सौभाग्य शब्द के अंत में वती
प्रत्यय इसमें वती है, जोड़ने से सौभाग्यवती शब्द बन जाता है, उसका मीनिंग बदल जाता है। और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, शब्द के अंत में लगता है। और उसके बाद देख लेते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग में जैसे हो गया अनुपसर्ग जोड़ने पर अनुशासन बने। इस शासन शब्द के आरंभ में अनुसर्ग जोड़ने से अनुशासन शब्द बनता है, एक अलग मीनिंग निकल जाता है वहाँ पे। और हम उपसर्ग हमेशा अब प्रत्यय का विपरीत होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। इसमें 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होता है जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हो गया पानी, दूध, कोयला, वो अपने आप में ही पूरा शब्द, वो किसी शब्द से मिलके नहीं बनते, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा पॉइंट है यौगिक शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया, जैसे इसमें संधि, समास, उपसर्ग अथवा प्रत्यय से बनते हैं। जैसे हम देख लेते हैं हिमालय, हिम धन आलय, हिमालय। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। एक शब्द 2 शब्द जोड़ के वो बनते, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, जैसे सेनापति, सेना और पति। सुगंध, सुधन गंध। रसोई घर, रसोई प्लस घर, इसमें रसोई और घर 2 शब्द मिलके बने हैं। तीसरा पॉइंट है योग रूढ़ शब्द। 2 शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हम देखते हैं नीलकंठ, नीलकंठ आप बोले नीलकंठ, उसका तीसरा मीनिंग है शिव। 2 शब्द मिलके तीसरे शब्द की तरफ इशारा कैसे करें, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसी प्रकार चारपाई का अर्थ है 4 पायों वाली, यह शब्द खाट के लिए योग रूढ़ हो गया। तो फिर हम आज अपना क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो पाठ्य पुस्तक से। उसके बाद हम देख लेते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली क्लास में हम इसी विषय के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।